नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज हमारे हल्ला बोल के दो भाग हैं। एक भाग जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि क्या वाकई में बातों से मानेगा पाकिस्तान। सवाल यह है कि क्या लातों के भूत बातों से मानेंगे, पहला। और 6:30 बजे क्या अलग थलग कर पाएंगे हम पाकिस्तान को, क्या वाकई में वो अलग थलग है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के कड़े तेवर बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में साफ साफ कहा, कुछ भी हो जाए उरी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने केरल के कोड़िकोड में पाकिस्तान को सीधे ललकारा था। आज हल्ला बोल में हम इसी विषय पर बहस करने जा रहे हैं। हमारा सवाल है कि क्या बातों से मानेगा पाकिस्तान। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आज इतना ही कहूंगा, और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। 2 दिन में 2 बार पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी सीधी चेतावनी। उरी हमले के गुनहगारों को अपने किए का दंड भोगना ही होगा। उरी हमले को लेकर देश गुस्से में है और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान को दूसरे लहजे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की इस तल्खी का फिलहाल पाकिस्तान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। सीधे अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल यहां पर जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ है राजीव डोगरा जी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं पाकिस्तान में, आपका स्वागत है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप जी भी हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं RSN सिंह, जो कि काफी जबरदस्त तरीके से लिखते हैं और काफी बड़े एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में करता हूं यहां पर डॉक्टर पात्रा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? शुरुआत में यहां पर सीधे सीधे करता हूं। हमारे साथ राजीव डोगरा जी हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी हैं, डॉक्टर पात्रा भी हैं। डॉक्टर पात्रा, खाली बातों से काम चलेगा क्या, या बातों के आगे हम इंटरनेशनली डोमेस्टिकली ऐसा क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए? क्योंकि 9 महीने के अंदर यह दूसरा बड़ा हमला है। पठानकोट के बाद हम उरी देखते हैं। निशांत जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि केवल बातें हो रही है और एक्शन नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कोझिकोड में, जहां से मैं ये डिबेट भी कर रहा हूं, कल शाम को कोझिकोड में उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि किस प्रकार से बदला लिया जाएगा और ये जो हमारे 18 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं उसको बिल्कुल हम सहज भाव से नहीं लेने वाले हैं। उसके बदले में पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। पहली बात है, डिप्लोमेटिकली हम कैसे आइसोलेट कर रहे हैं। आप देखिए, सार्क नेशन पहले भी थे, आज भी है, मगर पहली बार जब पाकिस्तान ने इस प्रकार का जघन्य अपराध हिंदुस्तान के साथ किया तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों ही देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है, पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की बात की है सार्क नेशन में, सार्क समिट में। तो स्वाभाविक रूप से ये एक आइसोलेशन रहा। आप देखिए, साइमल्टेनियसली अमेरिका में भी पहली बार एक बिल प्रस्तुत किया, टेड पो, जो कि चेयरमैन है सब कमिटी फॉर टेररिज्म के, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और बाकी जितने भी यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन ने भी बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना की है। जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अन्य देश में, चाहे यूनाइटेड नेशन। आपने नवाज शरीफ के भाषण को सुना होगा। नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान कहा था कि मैं एक ड्रोजियर जो है हिंदुस्तान का कच्चा चिट्ठा लेके बैन की मून सेक्रेटरी जनरल के पास जाऊंगा और हिंदुस्तान को बैकफुट पे ले आऊंगा। मगर बैन की मून ने किस प्रकार उस ड्रोजियर को फाड़ दिया और उस ड्रोजियर को कचरे के डब्बे में डाल दिया, ये सब भी हम देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से डिप्लोमेटिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक सैनिक संवर्धन का सवाल है, जहां तक हमारी मिलिट्री पावर का सवाल है, प्रधानमंत्री ने कल ही कहा
कि विगत कुछ महीने के अंदर 17 ऐसे अटैक की कोशिश पाकिस्तान ने की जिसको फॉइल कर दिया गया। 110 आतंकवादियों को जो इन्फिल्ट्रेटर्स बन के आ रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, एक ही महीने इसी वर्ष के अंदर, मतलब कुछ महीनों के अंदर 2016 में ही उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और ये केवल प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, ये लिखित रूप से एक स्टेटमेंट के रूप में गुलाम नबी आजाद ने भी माना है कि हाँ 110 जवान मारे गए हैं। दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स। और इसीलिए पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन ठीक है। स्वाभाविक रूप से हर मंच में, हर फील्ड में पाकिस्तान को पीछे दिखाया जा रहा है। ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं, आप थोड़ा ऑडियो में डिले है, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा, लेकिन पूरे पैनल को इन्वॉल्व करते हुए अखिलेश जी, वाजपेयी जी को यहां तक कहना पड़ गया था एक जमाने में कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। चाहे वो आपकी सरकारें रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, या चाहे बीच में कोई भी और सरकार हो। सवाल यह है कि अभी तक हम ऐसा क्रेडिबल क्या करने में कामयाब हुए हैं जिससे कि पाकिस्तान कभी भी इस देश पर आतंकी हमला करने की सोचे भी नहीं। हम ऐसा कुछ भी करने में कभी कुछ कामयाब हुए हैं? और अगर ऐसा कामयाब हो सकते हैं तो उसके लिए क्या विकल्प है? इसलिए इस बात का जिक्र आ रहा है, इस देश में करीब 54 साल और 145 दिन आपकी सरकार रही है। 54 साल, तब की बात की जाए, अब की बात की जाए, पाकिस्तान की नीयत किसी से भी नहीं बदलती है। आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले माननीय मोदी जी को और भाजपा के लोगों को एक चीज स्पष्ट करनी होगी। वह इस चीज यह है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले जो पाकिस्तान के प्रति शब्दों का प्रयोग करते थे, जो भाषा बोलते थे, और आज जो भाषा बोल रहे हैं, उन दोनों में से किस भाषा को या किस वक्तव्यों को हम ये माने कि वो राष्ट्र को गुमराह कर रहे थे? क्योंकि उसके पहले जो राष्ट्र को विश्वास में लेने की बात करते थे जब विपक्ष में थे, और अब की बातों में अखिलेश जी, मेरा कोई एक ही सत्य मैं आपको माफी चाह रहा हूं, आपका भी जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सर, हम बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक सेकंड सर, मुझे प्लीज एक मिनट सुन लीजिए, आप मेरी भी सुन लीजिए, उससे ज्यादा भी बोलिएगा। एक मिनट सर, मुझे बस एक चीज बोलना है आपसे। हम बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की, आप मुझे सब पता है, आपकी बात पता है, आपकी बात दिख भी रही है। बताएं आप मुझे। आप रुक जाइए, थोड़ा सा आप पीड़ित आप भी ना हो, जैसे सुकून से उनका प्रवाद गति से प्रबोधन सुन रहे थे, आप भी मुझे सुन लीजिए। अगर आपके सारे बातों का जवाब मिल जाएगा। साल से हम भी पीड़ित मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, लेकिन जैसे उनका सुने बिना डिस्टरबेंस के, मेरा भी सुन लें। देखिए, बात यह है कि इतने बड़े सशक्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री या जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो किस तरह की छाप छोड़ते हैं। आप ये माने कि कोई सरकार ऐसा कर देगी कि पाकिस्तान हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, वो परिस्थिति बस अपने आप को, जब वो दबा कुचला मजबूर होगा तो वो शांत रहेगा, कुछ कम करेगा। जब उसे आप फ्री छोड़ेंगे, आपका दबाव उस पर कम होगा और लगेगा उसे कि आप कमजोर हैं, तो फिर यह हरकत करेगा। क्योंकि वो ऐसा जीव है कि अवसर पाके हमला करेगा, उसका स्वभाव आप नहीं बदल सकते। इसके बाद बचता क्या है कि आप इतने सशक्त और तगड़े दिखिए कि उसके हमले करने की शक्ति उसमें न रह जाए और साहस न रहे। 26/11 के बाद हमने क्या किया था बताने की आवश्यकता नहीं है दुनिया में। आज बता रहे हैं कि आइसोलेट किया जा रहा है। रसिया उसके साथ कितना करीब हो गया, चाइना कितना करीब होता जा रहा है, अमेरिका कहीं किसी तरह से उस पर सैंक्शन अभी तक नहीं लगाया। और यही बातें आपने माननीय प्रधानमंत्री जी पठानकोट के वक्त भी कही थी, उसके पहले भी कही थी। सिर्फ क्या कहते ही रहेंगे आप? आपने पठानकोट के वक्त भी यही बात की थी। आपने NIA की टीम बुलाई, उसमें हालांकि ISI के एजेंट भी आए, वो चीफ भी आए, सब लोग आए, लेकिन क्या मिला आपको? तो हम ये कह रहे हैं कि आप इतने सशक्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी क्षमता, आप में उतनी क्षमता हालांकि दिख अभी तक तो नहीं दिखी, लेकिन आप प्रयास करें, सार्थक प्रयास करें। लोगों के जो आपके पास लोग हैं उनका प्रयोग करें, आपके जो भारत के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का प्रयोग करें। लेकिन आपने रिश्तों को भी तो मजबूत नहीं किया। मैं आपको सारे पड़ोसी आपके
सर एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। अखिलेश जी, आपने बोला, मैं डॉक्टर पात्रा आपके मैंने पास भी आ जैसे रहा आप हूं। बोला एक मैं मिनट, चुप हो गया। एक मिनट, शुक्रिया। लेकिन आप जो सशक्त कहने की बात कर रहे हैं, और डॉक्टर पात्रा ये मेरा सवाल आपसे भी है, मैं अभी आपके पास भी आ रहा हूं। आपने सशक्त रहने की जो बात की है, 2008 में दिल्ली में सीरियल धमाके हुए, 2008 में गुजरात में सीरियल धमाके हुए, और उसके बाद 26/11 हुए। आप कितना सशक्त रहे हैं, क्या क्या रहा है, हम सब, मैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे, नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूं, एक दूसरे पे आरोप लगाने की बात नहीं है। हर सरकार को यह फेस करना पड़ा है, इसका क्या ऑल्टरनेट है, इसका क्या विकल्प है? डॉक्टर पात्रा। देखिए निशांत जी, मैं आज कोई तू मैं बिल्कुल Absolutely. नहीं करना चाहता। Absolutely. ये बहुत ही सीरियस और स्ट्रैटेजिक डिबेट है। बड़े बड़े यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ऐसे में हम यहाँ पर राजनीतिक तू मैं शुरू कर दें। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिबेट है। अखिलेश जी भी मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं। आप देखिए, बहुत कष्ट होता है मुझे जब, देखिए, आप क्रिटिसाइज करिए, मगर क्रिटिसाइज एक कंस्ट्रक्टिव वे में करिए। आपके खुद के लोग मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जाके कहते हैं कि सरकार गिरानी है, मोदी सरकार, और आप यहाँ हमारी तलखियां निकाल रहे हैं। खैर, देखिए, आपका जो सवाल है निशांत जी कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, उसको अलग थलग धकेल रहे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन की बात उठाई गई, मैं आपको रिप्लाई करता हूं। $30 बिलियन का अभी अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन पाकिस्तान पे लगाया। हाल फिलहाल में ही, अभी 1 महीने से कम के समय में, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को $30 बिलियन देना था। अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया कि आपके मन से जो लड़ने का आग्रह दिख रहा है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए हम ये $30 बिलियन देंगे नहीं। रशिया के साथ उनकी मिलिट्री ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला था, किस प्रकार रशिया ने भी उनके साथ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ना कर दिया। क्या ये ऐसे ही हो रहा है? आपको लगता है इसके पीछे किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक रशिया के साथ तो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उनका। अगर ड्रॉसियर नहीं, डॉक्टर पात्रा, उनका चल रहा है, रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। नहीं, अभी देखिए जितना जो चलना था वो तो रशिया ने खुद विड्रॉ कर लिया। बाकी जो पूर्व निर्धारित थे उनमें से कुछ चल रहे होंगे, मगर जो नए थे उसको रशिया ने विड्रॉ भी कर लिया है। सार्क नेशन ने किस प्रकार से पहली बार पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। एक मिनट, आपने कुछ फैक्ट्स रखे हैं यहाँ पर। एक मिनट डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास फैक्ट्स के पास आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजीव डोगरा जी हैं। डोगरा जी, मेरा सवाल आपसे है, अवसर मुझे भी दें। मैं 1 मिनट आ रहा हूं सर, अभी आ रहा हूं आपके पास। डोगरा जी, मैं आपसे सीधे सीधे ये सवाल पूछूंगा, क्या डिप्लोमैटिकली, क्या अगर बातों के अलावा हमने पाकिस्तान के ऊपर वो क्रेडिबल प्रेशर बनाने में कामयाब हुए हैं? आपका असेसमेंट अभी तक का। देखिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने में हमेशा टाइम लगता है, क्योंकि वो बातों का प्रेशर है, कलेक्टिव प्रेशर है, लोगों को कन्विंस करना है, दूसरे देशों को कन्विंस करना है। तो वो एकदम आपने बयान दे दिया उसके बाद हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। पर मैं एक और नज़रिए से आपका सवाल लेना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने काफ़ी खुल के बात की है पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, 15 अगस्त के शुरुआत के बाद। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और आज का और कल का जो उनका बयान है, जो उनकी स्टेटमेंट है, स्पेशली आज की स्टेटमेंट में उन्होंने 2 बातें की हैं कि भाई हम पॉलिटिशियन हैं, हम तो बातें करते रहते हैं, पर सेना जो है वो पराक्रम करती है और बातें नहीं करती। मेरे को लगता है इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान से सोचना चाहिए और इसका मैसेज लेना चाहिए कि एक तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जरा सा धीरज रखिए, शायद कुछ और भी बातें हैं जो बाद में प्रकट होंगी। और उनका जो पराक्रम वाला वर्ड जो यूज़ किया है, उसके ऊपर मैं 2 कंपैरिजन करना चाहता हूं। एक तो मिसेस इंदिरा गांधी ने 1971 में पेशेंटली 9 महीने के बाद जो बांग्लादेश का ऑपरेशन किया, वो कितना सक्सेसफुल है आज भी इतिहास में माना जाता है। पर दूसरा जो जल्दबाजी में ऑपरेशन पराक्रम हुआ पार्लियामेंट के अटैक के बाद, उसमें हमारी ही क्षति हुई, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज हुए और 500 से ज़्यादा हमारे लोग मरे भी। तो उसमें सेना को हमने बॉर्डर पे रखा, पूरी सेना को, और वापस बुलवा लिया। सो दोनों पहलू हैं कि अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कन्विंस्ड हूं कि प्रधानमंत्री
सचमुच कर दिखाएंगे। सर, आपने एक मिनट, मैं उनकी सिर्फ बात को इंटरप्रेट आपने जो इंटरप्रिटेशन किया है, जनरल साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डेटरेंस, और इसी को मैं डेटरेंस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम बातों की बात करते हैं तो क्या हमारे पास आज पठानकोट होने के बाद, फिर उरी होने के बाद, क्या हम उस सिनेरियो में आ गए हैं कि हमारे पास काफी डेटरेंस है अब पाकिस्तान के हर इविल डिजाइन से, हर नापाक इरादे से बचने के लिए? मुझे बड़े दुख से इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। पिछले 20 साल से हमने कोई तैयारी नहीं की है। पिछले 20 साल से हम बातें कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन 20-25 साल पीछे चल रही है। आर्म्ड फोर्सेस की अहमियत को दिन पे दिन कम किया जा रहा है। ये आज एक सरकार ने नहीं, लगातार सरकारें करती रही हैं। बड़े दुख से मैं आज कह रहा हूं ये। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने पिछले एक हफ्ते में स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मैं नी जर्क रिएक्शन नहीं करूंगा, कंसिडर्ड रिएक्शन करूंगा। फिर उन्होंने कल केरला में एक स्टेटमेंट दिया, आज मन की बात में स्टेटमेंट दिया। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा स्टेटमेंट कोई स्टेट्समैन, कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझकर ये जवाब दिए हैं। लेकिन इसके साथ एक और केवियट है, और केवियट ये है कि जो उन्होंने कहा है अब पूरा देश इसको समझने की कोशिश कर रहा है, आप इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या 2, 4, 6, 8 महीने के बाद जो वो कह रहे थे वो होगा कि नहीं होगा। अगर तो हुआ तो ये बड़े सक्सेसफुल, बड़े अच्छे प्रधानमंत्रियों में गिने जाएंगे वर्ल्ड के। और अगर ये फिर नहीं कुछ हुआ, जैसे पठानकोट के बाद कुछ नहीं हुआ, जैसे 26/11 के बाद कुछ नहीं हुआ, जैसे कभी कुछ नहीं हुआ, तो फिर इनकी जो छवि है वो काफी नीचे आ जाएगी इस मामले में। जी, हमें एक बात समझनी चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक कल्चर की बड़ी डेफिशिएंसी है यहाँ। आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, डेटरेंस। डेटरेंस के क्या माने होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। डेटरेंस के माने होते हैं कि आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं और शक्ति को दिखा सकें। शक्ति को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी युद्ध में जाके उस शक्ति को डिस्प्ले करें। शक्ति को दिखाने का आप ऑटोमेटिकली जो दुश्मन होता है वो समझ जाता है। तो अभी दुश्मन हमारी डेटरेंस को नहीं समझ पा रहा। हमारे कांग्रेस के जो आपके पैनल में हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया जो मैंने सुना अभी। उन्होंने कहा क्या हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्या तैयार हैं? सॉरी, इसका आंसर है तैयार नहीं है। और डोगरा साहब ने कहा कि बांग्लादेश की लड़ाई में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल मैनेकशॉ से कहा फरवरी के महीने में कि आप बांग्लादेश को लिबरेट कराइए, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं करा सकता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करा सकते आप, मैं तो प्रधानमंत्री आपको हुक्म दे रही हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लड़ाई जीतना चाहते हैं कि लड़ाई हारना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऑब्वियसली जीतना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर जीतने के लिए मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा कब हमला करूंगा, और मैं जब करूंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा, और इसमें आपका योगदान मेरे से ज्यादा रहेगा। आपको वो जो कमियां हैं फौज के अंदर उनको पूरा करना होगा। तो मैं समझता हूं कि ये डेटरेंस, स्ट्रेटेजिक कल्चर, एक खत्म कर लेने दीजिए। आपने मेरे को एंड में सवाल पूछा है, अगर खत्म नहीं करने देंगे तो बात आधी रह जाएगी पूरी। सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए प्लीज, फॉर गॉड से। यही तो टीवी डिबेट में होता है कि हम जल्दी से एकदम से अटैक कर दें। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। हाँ, 2 मिनट दे दीजिए अगर आप समझना चाहते हैं तो। एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है, एक डेवलपमेंट ऑफ डेटरेंस है। दोनों चीजों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, पर हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। अब आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है। पिछले एक हफ्ते में जितनी हरकतें हुई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, वो ये दिखा रही हैं कि तैयारी शुरू हो गई है। आपको ये भी बताते हुए बड़ा दुख होता है कि पिछले इस हादसे से पहले प्रधानमंत्री आर्मी चीफ, आर्म फोर्सेस सर्विस चीफ से मिलते ही नहीं थे। कहा बहुत कम मिले होंगे, मिले भी अगर होंगे तो। कितनी दफा वो ऑप्स रूम में गए मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, मुझे नहीं मालूम कितनी दफा गए। बहरहाल पिछले हफ्ते भर में सर्विस चीफ से वो कितनी बार मिल चुके हैं अखबार बता रहे हैं, कितनी बार वो उनसे ब्रीफिंग ले चुके हैं अखबार बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। कल शाम को भी मुलाकात हुई है, आप ही लोग बता रहे हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री सर्विस चीफ के संग अब वार्तालाप कर रहे हैं। सर अब मैं रोकूंगा क्योंकि मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है। जनरल प्रसाद, आपने कुछ फैक्ट्स यहां पर रखे हैं। उरी हमले को लेकर देश में नाराजगी है, रोष है, ये बात सरकार को अच्छी तरीके से पता है।
इसीलिए जहां एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही जा रही है, वहीं सरकार उसे पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश में जुटी हुई। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि ये जो कुछ भी सामने आ रहा है, कल बहुत बड़ा दिन है, खासकर ये देखते हुए कि यूएन जनरल असेंबली में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भारत का पक्ष रखेंगी। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी ने, श्वेता सिंह ने, न्यूयॉर्क में। आइए देखते हैं विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर से खास बातचीत। हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, हमारी जो इकोनॉमिक क्षमता है, उसका कोई एक दुश्मन है तो वो दुश्मन टेररिज्म है। और वो टेररिज्म कहाँ से आ रहा है? वो टेररिज्म बहुत साफ है कि सिर्फ एक मुल्क से आ रहा है। उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। उस मुल्क में उनके छत्र छाया में, उनकी पैसे से, उनकी हमदर्दी से, उनकी कूटनीति से, और उनके कुछ फोर्सेस हैं, उनकी एक्टिव वेपनाइजेशन और सहायता के साथ, यानी असलहा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, उनकी सहायता के साथ ये हो रहा है। और उसके खिलाफ हम जो है अपना मोर्चा कायम रखेंगे। उनको जहाँ पे ज़मीन पे अगर गोली चल रही है तो उसका जवाब देंगे, लेकिन दुनिया भर में हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, और वो हम कर रहे हैं। और आप तो खुद यहाँ पर खबर कर रही हैं, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जितने भी लोग इंटरवीन किए, अब तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन चल रहा है। आपने ये देखा होगा कि किसी ने भी पाकिस्तान का जो नज़रिया था उसके समर्थन नहीं किया। यहां पर दो चीज है। पहली चीज तो यह कि पूरे देश में एक वॉर क्राई है, यानी कि युद्ध हो ही जाना चाहिए। सवाल खड़ा ये होता है, इतनी बार युद्ध हुआ, क्या सुधर गया पाकिस्तान? क्या युद्ध ही एक विकल्प है? अगर नहीं है तो फिर हम बात कर रहे हैं अलग थलग पड़ने की। तो इसलिए अब मेरे साथ जो पैनलिस्ट है, मेरा सवाल डॉक्टर पात्रा आपसे है, सीधे सीधे। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, आपने बताया कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। अब मैं आपसे स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए, यूरोप क्या कर रहा है इससे हमें मतलब है, लेकिन हमारे आसपास के मुल्क क्या कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा ताल्लुक रखता है। चाइना ने अगले 10 से 15 साल में पाकिस्तान में $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, अभी भी सपोर्ट कर रहा है। रशिया ने जॉइंट एक्सरसाइज इसलिए की है क्योंकि उसके डिफेंस इंटरेस्ट हैं, उसको एक नया मार्केट दिख रहा है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी वेंसडे को साइडलाइंस जो थी यूएन जनरल असेंबली की, हसन राउहानी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ईरान की सिक्योरिटी, और उन्होंने यहां तक इंटरेस्ट दिखा दिया कि वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है चाइना पाकिस्तान में, उसमें वो शामिल होना चाहते हैं। और किस हद तक वो लोग एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी से पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं सबको पता है। यहां तक छोड़िए, हम मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान को कम से कम जो हमारा ट्रेड है उसमें 2.2 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमको उनसे आमदनी ज्यादा होती है, उनको हमसे इतना फायदा नहीं होता है। हम कैसे अलग थलग कर रहे हैं अपने आस पड़ोस के देशों में? सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और सारी दुनिया पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि वो हाथ में पैसा लेके बैठा हुआ है जो कि उसको उधर उधर से मिल रहा है। देखिए, 2-3 बात यहाँ समझने की आवश्यकता है। पहली बात है, जहाँ तक पाकिस्तान को लेकर हमारा डीलिंग है कि किस प्रकार से हम पाकिस्तान को डील करेंगे, तो कोई वन प्रोंग्ड अटैक नहीं होगा, वन प्रोंग्ड अटैक या वन प्रोंग्ड अप्रोच नहीं होगा। वो मल्टी लेयर्ड रहेगा। स्वाभाविक रूप से डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट करेंगे, इकोनॉमिकली भी हम उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे। जहां आवश्यकता पड़े, जैसे अभी एमजे अकबर कह रहे थे, अगर जमीन पे गोली चल रही है तो मिलिटरीली भी हम काम करेंगे। तो देखिए, जहां तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल है, चाइना वाला जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल है, उसको भी, उस विषय को लेकर हम चाइना के साथ भी हमने बातचीत की है, कुछ विषय चाइना ने एक्सेप्ट भी किया है। मगर बड़ी बात है कि देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही रखा, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज ये पाकिस्तान में है। और डिप्लोमेसी में यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, डिप्लोमेसी में रिजल्ट कभी भी 1 महीने 2 महीने में नहीं आता है, कुछ टाइम जरूर लगता है। मगर हाँ, गुड रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, गुड रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और मैंने आपको उदाहरण दिए, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। दूसरी बात, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, मुझे उस पर भी जवाब देना चाहिए। एक तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सालों तक, 20 साल का उन्होंने उदाहरण दिया कि आर्मी प्रिपेयर्डनेस बहुत कम थी। मैं आपका जो ध्यान है
खींचना चाहूंगा, जब हमारी सरकार आई थी उसके चंद दिनों बाद 2015 में ही एक सीएजी का रिपोर्ट आया था कि किस प्रकार जब यूपीए की सरकार गई थी उस समय की स्थिति यह थी, अगर युद्ध हो जाए तो आर्मी के पास युद्ध लड़ने के लिए असला केवल 5 से 10 दिन तक का ही असला था, केवल 5 से 10 दिन तक का ही असला था, जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम मिनिमम 40 डेज का असला होना चाहिए। MiG MiG-21 तेजस से रिप्लेस होने थे, वो 30 साल हो गए रिप्लेस नहीं हुए हैं। राफेल अब आ रहा है, राफेल इतने वर्षों तक उसकी डीलिंग नहीं हुई, वो नहीं आया। तो आप देखिए, मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जो सरकार ने काम किया है विगत 2 वर्षों के अंदर। राफेल डील ही आप देख लीजिए, ये इतना बड़ा डील इतने वर्षों से पेंडिंग चल रहा था, ये हुआ कि नहीं हुआ। एम्यूनिशन हमारे पास नहीं था, एम्यूनिशन आया कि नहीं आया, ये प्रिपेयर्डनेस एक बहुत छोटे से समय में मोदी जी की सरकार ने अचीव किया है। और तीसरी बड़ी बात है, देखिए सार्क कंट्रीज में मैं बार बार कह रहा हूं, सार्क कंट्रीज में पाकिस्तान आज आइसोलेट हो रहा है। बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी बांग्लादेश ने किस प्रकार से पाकिस्तान को ढाका को लेकर लताड़ा है, वो भी देखिए। मेरी आपने जो फैक्ट रखे, एक मिनट मनीष तिवारी से इतनी गुजारिश है, कृपया करके इस विषय में राजनीति ना करें। मैं कुछ बोलूं? अखिलेश जी जवाब दे अपना। देखिए, मैं राफेल डील से शुरुआत करता हूं। 2.5 गुना महंगा ये प्लेन खरीद रहे हैं, सिर्फ 36 खरीद रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कुछ नहीं होगा। गलत बात। 1 मिनट बीच में मत बोलिए, झूठ। 1 मिनट सुन लीजिए, आप 700 करोड़ में एक राफेल हम खरीद रहे थे, 1700 करोड़ में आप खरीद रहे हैं, सिर्फ 36 खरीद रहे हैं, हम 120 खरीदते हैं, और 20 के बाद सब हिंदुस्तान में होते, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती। और आगे ये कुछ नहीं, आगे 36 के बाद न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी न 120 आएगा। आगे खरीदना हो तो आप फिर से नेगोशिएट करें। झूठ बोलना, महंगा सामान खरीदना, इस पे सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक कहा था कि ये फ्रॉड हो रहा है, पैसे की चीटिंग हो रही है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। रुकिए 1 मिनट, आपको सुब्रमण्यम करके गिना रहा हूं। 30 साल से। अरे खामोश रहिए, गिना रहा हूं, पीड़ित मत होइए, एक एक करके गिना रहा हूं। रुकिए, सबसे टेस्टेड और बिहेवियर देखिए, दोस्त हमारा रशिया। सबसे बिहेवियर को देखिए। डॉक्टर बात्रा एक मिनट सुन लीजिए, व्यवहार कर रहे हैं, झूठ मत बोलना। पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी सरकार को गिराना होगा, यहाँ ऐसे चिल्ला रहे हैं। खामोश रहिए। क्या भाई 2-4 और बुला लो, भाजपाइयों को भाषण कराते रहो। आप लोग सुधर। रशिया जो टेस्टेड और ट्रस्टेड हमारा मित्र है, वो जो है, जो टेस्टेड और ट्रस्टेड मित्र है, वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ये है हमारी उपलब्धि माननीय मोदी जी की। ये क्या कर मणिशंकर अय्यर को क्यों रखा हुआ है अपनी पार्टी में, जो जाके बोल रहा था कि मोदी सरकार को गिराना होगा? सलमान खुर्शीद को क्यों पाले हुए हो पार्टी में, यार, जो वह हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था? डॉक्टर पात्रा क्यों पाले हुए हो? जब वो बोल रहे थे वो खामोश थे। एक मिनट सुन लीजिए, अपना जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। बताइए अखिलेश, देश गुस्से में थोड़ा खामोश रहो। पहले पाकिस्तान नीति तो बता दो भैया, क्या है? देश आपको पहचानता है अखिलेश जी। खामोश रहो, अरे खामोश रहो। पहले देश के गुस्से का इजहार करो, नतमस्तक होके कहीं कुछ दिन खामोश रहो। कितनी बदतमीजी है इनको देखिए। अभी पाकिस्तान की तो राहुल गांधी जैसे व्यवहार करना बंद कर दीजिए। नहीं पता है, ये राहुल गांधी जैसे व्यवहार करना बंद कर दीजिए। सुन लो, एक ही राहुल गांधी मैं बता रहा हूँ, दो राहुल गांधी क्या दुनिया करोगे? का व्यक्ति कोई सर, मैं माफी चाहता हूँ, मोदी की पाकिस्तान नीति क्या है? एक सेकंड सर, नहीं, 1 मिनट मेरी बात होने दे, कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मेरा टाइम किल कर दे, ये नहीं चलेगा। आप बोले, लेकिन आपके पार्ट मत बनिए, थोड़ा सा संयम रखिए। नहीं, आपने 3 बार उन्हें बोलने का अवसर दिया, मुझे 2 बार, और मुझे भी पूरा डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं साफ साफ देश की बात कर रहा हूँ। अरे ये कोई लड़ाई, द्वंद्व युद्ध थोड़े हो रहा है। उन्होंने हमें फैक्ट्स पूछा, जनता फैक्ट्स जानना चाहती है, काम की बात सुनो। यही तो बुरी आदत है भाजपाइयों में यही बुरी आदत है कि सही बात नहीं सुनते हो। पहले आप पाकिस्तान से अपनी विदेश नीति स्पष्ट कर दो। नहीं सुधर सकते, क्योंकि आप कभी आंख तरेरेंगे, कभी नजरें चुराएंगे, कभी चुपके से मिल लेंगे, कभी जो है घर बिन बुलाए पहुंच जाएंगे, कभी फिर सीना फुलाए घूमेंगे। आपकी नीति क्या है? यही कमजोरी है आपकी। ये मैं बड़ी पॉइंट कह रहा हूं। आज इतने सशक्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री की यही कमजोरी है जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। कश्मीर की स्थिति हो,
कश्मीर की थर्मल सरकार शेक का हो करके आए या थे आपके प्रधानमंत्री, याद है आपको? आपका एक थर्मल शेक करके आए थे। बैकबोन जिसमें न हो, वो प्रधानमंत्री इस देश की इतने सशक्त देश पे इतना ऋण विहीन प्रधानमंत्री नहीं बैठा है। उन्हें सशक्त होना पड़ेगा। राष्ट्र सशक्त है, प्रधानमंत्री को सशक्त होना होगा। पाकिस्तान अपने आप राइट टाइम हो जाएगा। ये करके दिखावें, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस एक बात और कह दूं, मतलब मनमोहन सिंह जी की तरह आप सशक्त है। हाँ, खामोश। मनमोहन सिंह का समय का छोड़ दो, या राहुल गांधी बहस की तरह करना हो तो एक सशक्त दिन फ्री में आ जाना, बता दूंगा मनमोहन सिंह के अच्छा, समय छोड़ क्या दिया। क्या हुआ था। अच्छा, सारे एक आतंकवादी आना नहीं पड़ेगा। घोषित हुआ, एक आतंकवादी ऐसे जवाब नहीं देंगे। तो यार अगर इनसे बहस कराना हो करा लो। मैंने एक चीज पूछा कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब की बात सही थी उनकी पाकिस्तान के प्रति, या प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो मैं आपको रोकूंगा, दो में से थोड़ा एक सा कोई मैं रोकूंगा, राष्ट्र एक को मिनट। गुमराह करने की आप बात मैं थी, चाहूंगा कि किसे आप माने इस कि वो राष्ट्र को ट्रांसमिशन गुमराह की कर रहा है। ड्यूरेशन देखें और आप देखें कि आपने क्रेडिबल कंटेंट वाली बात कितनी की है। आपने मुझ पे ये बोला कि मैंने आपको 2 बार मौका दिया है। मुझे छोड़िए, इस देश ने आपको 54 साल तक मौका दिया है। आपके 1 मिनट से रुक जाइए। अगर आप फैक्ट्स को गिना रहे तो आप फैक्ट्स देखिए। 1 मिनट सर, बदल दिया है 2G, हमने 3G, कॉल स्कैम, आपके ये सारे 3 स्कैम 4,32,000 करोड़ के हैं। और इस देश का डिफेंस बजट होता है 2,58,000 करोड़। आपके सिर्फ एक टर्म के 3 स्कैम से इस देश के 2 साल के डिफेंस बजट बन सकते हैं। आप कई बार चीजें बोल रहे हैं, मैं आपके फैक्ट्स में इस बार बात कर रहा था देश की, नेशनलिज्म की, लेकिन आप बार बार चीजों को डिरेल कर रहे हैं। आप बार बार आरोप की राजनीति कर रहे हैं। नेशन हैज टू राइज, देश के राइज करने की बात कर रहे हैं। आप रुक जाइए सर, 1 मिनट, आप बहुत तेज जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट सर, शंकर प्रसाद जी, सुनो, आरोप लगा के भागने नहीं दूंगा मैं। बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 4,32,000 करोड़ का क्या जवाब है आपके पास? भूगोल बदला है। 4,32,000 करोड़ का क्या जवाब है आपके पास? सुनिए 2G, 3G, कॉल स्कैम, क्या जवाब है आपके पास? अरे खामोश होके सुनिए। इस देश को 10 साल में 4 गुना इकोनॉमी हमने की है। क्या व्यवहार है ये? दुनिया में तीसरी, पहली, है? दूसरी, तीसरी महाशक्ति हमने बनाई है। पहली, दूसरी, तीसरी इकोनॉमिक शक्ति हमने बनाई है। तीसरी मैं चाहूंगा कि वो डिबेट हम लोग कभी और करें। मैं आपको बता दूंगा हम लोग कौन कौन सी शक्ति में कहां हैं। फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, उन्हीं फैक्ट्स पे बताइए मुझे। जो मैंने आपसे फैक्ट्स बताए उस फैक्ट्स पे बात करिए। छोड़ दीजिए अखिलेश जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जो बोल रहा हूं तथ्य है। 1 मिनट, तथ्य मैं भी आपको बता रहा हूं और फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं। आपके पास फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स बताइए मुझे। 1 मिनट, जनरल शंकर प्रसाद, तुम्हारे कहने से मैं जो बोल रहा हूं कहूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। जनरल शंकर प्रसाद, तीसरी महाशक्ति सर मैं नहीं चाहूंगा कि आप यहाँ पर पैनल में मेरे साथ या किसी भी पैनलिस्ट के साथ ये तू तड़ाक करके बात करें। झूठ बोल रहे हो। हम ये लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। झूठ बोल रहे हो। हम ये लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तू तड़ाक करके बात ना करें, बेहतर बोल होगा। रहा हूं एंकरिंग करते वक्त। 1 मिनट सर, सबके सामने आप चेक कर लीजिएगा। शंकर प्रसाद जी, मैं सीधे सीधे आपसे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की हम बात कर रहे हैं। हमने कितना अलग थलग कर दिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास अभी खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और डिफेंस के लिहाज से, इसी वजह से, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है और इसके चलते वो पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू इग्नोर करते हैं। क्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये? बड़े दुख से कहता हूं पहले तो मैं कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एब्सोल्युटली, जो इस तरह से टेलीविजन पे झगड़ा कर रही हैं। क्या हम ये इस देश को क्या पाकिस्तान से लड़ सकते हैं? नहीं करता हूं, मैंने कभी देश को बिल्कुल। मेरा अनुरोध है आपसे। जनरल प्रसाद आप बताएं, बीजेपी का नाम ले। अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब? जनरल प्रसाद आप बताएं। मैं आपसे अरे क्या बोलेंगे जब ये बोलने नहीं दे रहे तो क्या फायदा? हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे तो क्या फायदा? प्लीज बोलिए, बताइए। जिसने नहीं, ये तो देखिए ना, वो बोलने नहीं दे रहे तो ये देश क्या लड़ेगा? बड़े दुख की बात है। इन आपस में दोनों को लड़ाइए। देश क्या लड़ेगा? तभी तो पाकिस्तान सिर पर बैठा हुआ है, तभी तो सारा विश्व हमारी निंदा करता है। ये तो देखिए डिबेट का स्टैंडर्ड है। ये तो देखिए 2 पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही हैं। ये देश काबिल है लड़ने के लायक? बड़ी दुख की बात है। बहरहाल छोड़िए इस बात को, ये तो इनकी पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी। आज के जो माहौल है भाई साहब, वो बड़ा गंभीर है। उसको ध्यान से सोचें और ध्यान से सोच के एक नेशनल स्ट्रेटजी में योगदान दें। बल्कि पिछले 50 साल का हिस्टोरिकल डिटेल मत बताएं आज।
पिछले 50 साल से क्या हुआ है हमारे एंकर ने बता दिया। अब सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ मिलके अगर नहीं चलेंगे तो ये हालात चलते रहेंगे। प्लीज, अभी पाकिस्तान का सवाल पूछा उन्होंने। देखिए, आज सारा विश्व केवल एक तरफ ध्यान देता है, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, Absolutely. कि मेरा देश इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग बने। चाइना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहा है, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया सब अपनी डेवलपमेंट देख रहे हैं। जब क्रिटिकल टाइम आएगा, जब युद्ध का समय अगर आ गया और युद्ध होना लाजमी हो गया, तो उस समय हर एक देश एक बैलेंस लगा कर देखेगा, इस युद्ध को अगर हो गया यह युद्ध तो इस पर मेरी इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ेगी। Precisely. आप ही ने कहा अभी कि $47 बिलियन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। जनरल प्रसाद, पाकिस्तान, आपके इस चाइना नोट पे मैं economic रोकूंगा corridor आपको। में। जनरल प्रसाद, तो टाइम क्या कम है हमारे तो क्या पास, चाहे? मैं आपको इस नोट पर रोकूंगा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो बॉटम लाइन है जो आपने बोली है, ये शायद इस देश को भी समझना पड़ेगा। जो एक वार क्राई चल रही है कि युद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए, इकोनॉमिकली वॉर कितना एक्सपेंसिव है और इकोनॉमिकली हम किसी भी दुनिया के देश को कैसे पीछे कर सकते हैं। शायद ग्लोबलाइजेशन के दौर में उससे बड़ा युद्ध कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे पैनलिस्ट का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।